अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र अब्बास। आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से एक बुरी खबर सामने आ रही है। उनके भाई को भी, उनके साबिक शौहर को गिरफ्तार किया गया। मानिका साहब को प्योरली बुशरा बीबी की वजह से गिरफ्तार किया गया है। इनको जो है तोड़ने के लिए अब उनके भाई के खिलाफ भी एक केस बनाया जा रहा है नैब के अंदर। उसकी डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। फिर नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह को एक नया चैलेंज दे दिया है। वो अफनानुल्लाह साहब जिनके साथ 2 रोज़ पहले ही जावेद चौधरी साहब के स्टूडियो में जूडो कराटे या बॉक्सिंग हुई थी आपस में, अब एक नया चैलेंज आ गया शेर अफजल मरवत साहब का अफनानुल्लाह साहब के लिए। ये मामला क्या है, आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ लॉयर्स फोरम के अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पर्टिकुलरली कुछ ऐसे वकला जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं, हामिद खान साहब ने उन्हें साइड लाइन क्यों किया है, आपके साथ ये डिटेल्स भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा आप चीफ जस्टिस जो है उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनसे पहला मुतालबा किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जस्टिस काजी फाइज ईसा से जो पहला आइनी और कानूनी मुतालबा किया गया है, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन, नून लीग के मुदावती बयानिए के बारे में भी बात करेंगे कि वो किस तरह से ज़मीन बोस हुआ। और निगरान वज़ीर आज़म ने भी इमरान खान साहब की इलेक्शन में शमूलियत या नाशमूलियत, अदम शमूलियत के हवाले से अपना वज़ाहती बयान जारी किया है। वो क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली, आपके साथ डिटेल्स शेयर होंगी। वीडियो में मज़ीद डिटेल्स पर जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, और साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर भी करें, और अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिए, वो देना मत भूलें कि चैनल को किस तरह से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा जब बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम की डिटेल्स जानते। आज तो एक सबसे बड़ा जो है नाखुशगवार वाक़या, जो है अफसोसनाक वाक़या रनवा हुआ मस्तूंग में, जहाँ तकरीबन 40 से ज़ायद लोग जो हैं, 47 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए खुदकुश हमले में। ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस था, और कितनी अफसोसनाक बात है कि वो नबी जो रहमतुल आलमीन हैं, वो पैगंबर, वो नबी आखिरुज़्ज़मां, जिनका कलमा पढ़े बगैर कोई बंदा मुसलमान नहीं होता, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता, उसी नबी की विलादत का जश्न जो है उसमें ख़ुदकुश हमलावर ने घुस के उनको जो है उन पर अटैक कर दिया। वो ख़ुदकुश हमलावर भी अपने आप को मुसलमान कहता है, मुसलमान समझता है, लेकिन ऑब्वियसली ये लोग मुसलमान नहीं है। और ये हमला जो है नाज़रीन, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करूँ। ये दाइश की जानिब से पोटेंशली किया गया है, चूँकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से इस हमले को ओन नहीं किया गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। मस्तूंग के अंदर हाल ही में कुछ 5-6 ऐसे वाक़यात हुए हैं रिसेंटली, जहाँ पे कुछ FC के एहलकारों को भी शहीद किया गया था, और वहाँ पे दीगर वाक़यात भी हो चुके हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पे पिछले हफ्ते अटैक हुआ था। तो मस्तूंग में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान की सब नेशनलिस्ट तंजीमें थी, उसके अलावा जो है अब दाइश भी अपने कदम जमा रही है। जबकि अफ़गानिस्तान की साइड से आप देखें जनाब, इस साइड पे अगर आप KP की साइड से देखें तो यहाँ TTP जो है वो अपने कदम जो है वो पंजे गाड़ रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिस पे अभी पाकिस्तान के अंदर से कम जो अफ़गानी हैं 11 लाख के करीब अभी जो रिहाइश पजीर हैं, तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर से तो तमाम को निकालने का फैसला हो चुका है। पूरे मुल्क के अंदर से अफ़गानियों को जो यहाँ पे पनाह गुज़ीन हैं, इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन एक घर के अंदर आपको पता है कि 25-25, 30-30 अफ़गानी एक घर के अंदर रह रहे हैं। हो ये रहा है कि या किराए बढ़ चुके हैं, इसलिए किराए बढ़े कि एक बंदा किराए पे घर लेता है, कोई वो घर जिसका किराया अमूमन 90,000 या लाख तक होता है, उस घर को एक बंदा रेंट पे लेता है जनाब 1,60,70,000 में, और फिर आगे वो हर बंदे को 15-15 हज़ार पे वो 20 बंदे घर के अंदर घुसेड़ देता है। तो इस तरह से ये धंधा चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेक्टरों के अंदर, इसलिए किराए एकदम से इस्लामाबाद के अंदर बढ़े। तो अब आर्मी चीफ की जानिब से ये फैसला हुआ है कि उन्होंने कहा है कि तकरीबन कोई 11 लाख जो अफ़गानी यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, उनको यहाँ से फौरी तौर पर निकाला जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छी खबर एक और भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का इम्कान है, कि 5 रुपये से लेकर 19 रुपये तक की कमी का इम्कान है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $2 फी बैरल कमी वाक़ई हुई है। जबकि पाकिस्तान के अंदर भी डॉलर की कीमत जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है रुपये के मुकाबले में, तो इसलिए 5 से 19 रुपये तक की कमी जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आ सकती है। बाकी बढ़ते अपनी पॉलिटिकल खबरों और एनालिसिस की तरफ। जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि शेर अफजल मरवत साहब ने चैलेंज दिया है सेनेटर अफनानुल्लाह को। आज उन्होंने ट्वीट किया बड़ा लंबा चौड़ा, जिसमें जावेद चौधरी साहब को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आपने तो सिर्फ 50-55 सेकंड की वीडियो शेयर की, इसमें कुछ वीडियो 22 सेकंड की कैमरे पे थी और 23 सेकंड की कैमरे के बगैर थी, क्योंकि वो दोनों गिर चुके थे वीडियो फ्रेम से बिल्कुल बाहर।
تو اس پہ انہوں نے کہا جی آپ جو پوری ویڈیو ہے 5-6 منٹ کی وہ ساری ویڈیو جاری کیوں نہیں کرتے، جب آپ نے کل ویڈیو کے اندر یہ بھی کہا کہ مجھے طبی امداد فوری جو ہے دی گئی، فرسٹ ایڈ دی گئی، تو فرسٹ ایڈ تو پانی کا گلاس آپ نے مجھے پلایا تھا تو اسے آپ فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے شیخ افضل مروت صاحب نے کہ پوری ویڈیو جو ہے جاوید چودھری صاحب وہ جاری کریں، تو میں بھی ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویڈیو تو پوری جاری کرنی چاہیے تھی تاکہ جو بھی ہے اس میں سچ سامنے آ چکے۔ اب تو دونوں پارٹیوں کی بڑی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، پرٹیکولرلی ان دو رہنماؤں کی عزت تو بالکل داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ جو کام انہوں نے کیا وہ تو عزت کمانے والا کام بالکل بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ دونوں جماعتوں کے اندر تقسیم اتنی زیادہ ہے، اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے لیڈران جو ہیں ان کو بڑی اسٹرانگ بیکنگ مل رہی ہے۔ آج عفنان اللہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ شیخ افضل مروت جو ہے یا اس سے کوئی بھی جو بدتمیز ہے اس طرح کا کرے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو میں نے کل کیا۔ تبھی شیخ افضل مروت کو اب بڑی بڑی انکیں پہن کے پھرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ان کی ایک کالے چشموں میں ایک تصویر بھی اپنے ٹویٹر پہ لگائی ساتھ، تو اس پہ شیخ افضل مروت نے کہا ہے کہ بھائی میں تو کیمروں کے سامنے تھا پورا دن، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ کو اگر بہت شوق ہے تو میں آپ کو چیلنج دے دوں گا آپ دوبارہ آئیں ایک اور شو کے اندر، آپ آ کے بیٹھے میرے ساتھ، اور اس مرتبہ میری یہ شرط یہ ہوگی کہ ایک کیمرہ مین جو ہے وہ میرا بھی وہاں پہ بیٹھا ہوگا تاکہ جو بھی حقائق ہے وہ سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جو پٹھان ہے یا پھر جو ایک پشتون ہے وہ کسی لوہار سے کبھی بھی مار نہیں کھائے گا۔ بہرحال یہ دونوں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا جس پہ وہ دونوں پرائڈ لے رہے ہیں، لیکن دونوں جماعتوں کے کارکنان کی جانب سے بڑی خطرناک بات ہے، بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ دونوں جماعتوں کے کارکنان جو ہیں وہ بہت زیادہ پرائڈ لے رہے تھے۔ پہلے شیخ افضل مروت صاحب کے سپورٹر بڑے خوش تھے کہ شیخ افضل مروت کی شیخ افضل مروت نے عفنان اللہ کی دھلائی کر دی، پھر ادھر سے عفنان اللہ صاحب نے جب وہ ویڈیو میں جاوید چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ عفنان اللہ نے شیخ افضل مروت کی دھلائی کی ہے، تو اب بڑی جناب جو ہے نا بڑی داد مل رہی ہے، بڑی شاباش مل رہی ہے پی ایل کے کارکنان کی جانب سے، بڑا خوشی سے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ عفنان اللہ نے دھلائی کر دی شیخ افضل مروت کی۔ دونوں سائڈ سے بڑا غلط ہوا ہے، میں تو اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا، یہ دونوں کی فتح نہیں، دونوں کی شکست تھی۔ بہرحال اس کو تو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو معاملہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سپیس لینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اور یہ سپیس لینے کی نہیں، سپیس دینے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ لوگ جو سپیس جنہوں نے شرک کی تھی اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں پرٹیکولرلی جناب جو میں نے بات آپ کے ساتھ کی بھی تھی، خبر میں نے شیئر کی بھی تھی کہ محمد علی درانی صاحب جو کہ سابق وزیر اطلاعات رہ چکے ہیں، فنکشنل لیگ کے اندر ہیں، انہوں نے ایک ایفرٹ سٹارٹ کی ہے جس میں عارف الوی صاحب سے ملاقات انہوں نے کی ہے، اسد عمر صاحب سے ملاقات کی ہے، پھر اسد کیسر صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے۔ تو وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دلوانے کی ایک انڈائریکٹ ایفرٹ کر رہے ہیں، حالانکہ میری اطلاعات کے مطابق اس ایفرٹ کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہی محمد علی درانی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے انسٹیٹیوشن کا، انڈائریکٹلی ذرائع سے آف دا ریکارڈ وہ یہی آیا ہے کہ محمد علی درانی کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ہمارے کہنے پہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے انہیں ایکٹیویٹ نہیں کیا اس معاملے کے اوپر، لیکن میری اطلاعات یہی ہے کہ محمد علی درانی کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے تاکہ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سپیس دی جائے۔ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو سپیس دیے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی نرمی یا ریلیف جو ہے وہ آن دا کارڈز نہیں ہے، کسی پلان کے اندر نہیں ہے، بلکہ مزید سختیاں ان کے لیے جو ہیں وہ جو ہے پلان کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب جو 9 مئی کا واقعہ اس کے اندر بھی خان صاحب کے علاوہ کوئی 800-900 لوگ جو ہیں ان کے نام ڈالے گئے ہیں، اور ان کا چالان بھی جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، بڑا لمبا چوڑا چالان ہے جو تیار کیا گیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو براہ راست اس میں ماسٹر مائنڈ جو ہے منصوبہ ساز جو ہے 9 مئی کے واقعات کا وہ قرار دیا گیا ہے JIT کی جانب سے۔ باقی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے جو سابق خاوند تھے خاور مانیکا صاحب کو، ان کو گرفتار کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ بشرا خان صاحبہ جو ہیں انہیں توڑا جائے، انہیں کمزور کیا جائے تاکہ وہ عمران خان کو پریشرائز کرے کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے بارے سے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے بارے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی، جو توقعات تھیں کہ وہ جیل میں جائے گا تو ٹوٹ جائے گا، جلدی ٹوٹے گا، جلدی کمپرومائز کر لے گا، جلدی سمجھوتا کر لے گا، پہلے اٹک جیل جیسی مشکل جیل میں رکھا گیا، لیکن یہ بندہ وہاں بھی سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ جب وہاں سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو وہاں سے اٹھا کے پھر اس کو ڈیرہ جیل منتقل کر دیا گیا، اور تھوڑی ریلیٹیولی ذرا کم سہولیات کے ساتھ وہاں پہ منتقل کیا گیا کہ جہاں پہ 10x10 کے سیل کے اندر وہ بندہ قید، اور وہاں سے نکل کے باہر وہ چہل قدمی کرنا، ایکسرسائز کرنا جو ہے وہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ خان صاحب کا ویسے بھی وہ نہیں کر پا رہے، تو وہ وہاں پہ تھوڑے سے تنگ ہے، لیکن ظاہر ہے اٹک کاٹ لیے تو ڈیالہ کاٹنا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو کسی بھی قسم کا کمپرومائز جو ہے عمران خان کی طرف سے سامنے نہیں آ رہا، تو اس لیے اب بشرا بی بی جو ہیں ان کی جانب سے انہیں ذرا مشکل صورتحال سے دوچار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پہلے ان کے سابق ہسبینڈ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور حیران کن طور پر ناظرین ریمانڈ بڑے سے بڑے کیسز میں جو ہے 2-3 دن کا جسمانی ریمانڈ ملتا ہے، یہاں پہ اینٹی کرپشن کے کیس کے اندر 8 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ خاور مانیکا صاحب کا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اصل جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ذرا ٹوسٹ کر کے اپنی باتیں منوانی ہے، آرم ٹویسٹنگ کر کے۔ تو اب جو ہے وہ بشرا بی بی کے بھائی جو ہیں ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ نیب میں تیار ہو رہا ہے۔ یہ کوئی زمینوں پہ قبضوں کے بارے سے، زمینوں کی الاٹمنٹ کا ایک کیس ہے
जिसमें उनके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात शुरू किए जाना जो है मकसूद है। और इत्तलात तो यही है कि उनके भाई जो हैं उन्होंने ज़मीनें तो अलॉट करवाई हैं, जिसमें उनके खिलाफ अब घेरा तंग किया जा रहा है। पहले एंटी करप्शन का ये केस था, अब ये नैब में मुंतकिल हो गया, चूँकि नैब के अंदर आपको पता है कि जो नैब के ऊपर कदगन थी कि 50 करोड़ से कम का केस वो ले नहीं सकते। अब वो 50 करोड़ से कम का केस जो है वो नैब के भी ज़ुमरे में आ गया है। तो अब नैब जो आने वाले चंद दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी है वो डाल सकती है। इस हवाले से कभी इम्कान है कि गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, जिस तरह से बाकी लोगों की गिरफ्तारी डाली गई है। बाकी चीफ जस्टिस साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मुतालबा जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से किया गया है वो है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का। बड़ा एक आइनी मुतालबा है, वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से किया गया है। और इसलिए किया गया है कि वो यानी कि वो कहते हैं कि बड़े इंसाफ पसंद जज वो अपने आप को दावा करते हैं इंसाफ पसंद होने का। तो उनके लिए सबसे बड़ा जो है चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यही सामने आ गया कि 90 रोज़ के अंदर आप इंतखाबात करवाएं अगर आप बहुत बड़े आइन पसंद हैं, आप इंसाफ पसंद हैं। और दूसरा नाज़रीन, मुझे तो इस इंसाफ पसंदी के ऊपर ज़रा शक होने लगा है, क्योंकि कल जब समाअत थी फैज़ाबाद धरना केस की, तो उसमें जब शेख रशीद साहब के बारे से बात हुई कि उनके जो वकील थे वो अब बलूचिस्तान हुकूमत में वज़ीर क़ानून लग गए हैं, तो इसलिए टाइम दिया जाए उनकी तरफ से जवाब आने के लिए, चूँकि शेख रशीद साहब लापता हैं। ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है कि वहाँ कल ये कहा गया कि शेख रशीद साहब लापता है, वो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए टाइम दिया जाए मज़ीद कि शेख साहब से रब्ता हो कि उनका वकील तब्दील करने के हवाले से उनका जवाब जो कि इस पे आने के हवाले से, चूँकि पैमरा ने और IB ने अपनी जो दरख्वास्तें वो वापस ले ली थी। तो जनाब, कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी ये अफसोसनाक बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जिक्र होता है कि शहरी लापता है, गुमशुदा है, इसलिए उससे रब्ता नहीं हो पा रहा। और चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो टस से मास भी नहीं होते, वो पूछते भी नहीं आगे से कि भाई क्यों लापता है, बंदा कहाँ है। वो शेख रशीद है, XYZ जो भी है, बट वो पाकिस्तान का शहरी है। आपका काम नहीं बनता था कि आप पूछते ये बंदा कहाँ लापता हुआ, ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गया ये बंदा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो राम हो चुके हैं, वो मैनेज हो चुके हुए, जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बड़े जो है दबंग किस्म के चीफ जस्टिस साबित होंगे। दबंग तो वो हैं, अपना दबंग पद तो दिखा रहे हैं, कई मामलों के अंदर किसी वकील को बेइज्जत कर देते, तुम्हारी अंग्रेज़ी ठीक नहीं, तुम्हारी उर्दू ठीक नहीं है, जुर्माने भी कर देते हैं। लेकिन मुझे इस इंसाफ पसंदी के वाले से उनके ऊपर जो है बड़ा मुझे मायूसी हुई है, ये देख कर, ये ऑब्ज़र्व करके कि जब उनके सामने जिक्र हुआ कि बंदा गायब है, उठा लिया गया है, वो मुड़ के पूछते भी नहीं है कि भाई ये बंदा कहाँ है, किसने उठा लिया, कहाँ ले गए उठा के उसको। ये जनाब हमारा इंसाफ का लेवल है, तभी हम 134-35 नंबर पे दुनिया में। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ लॉयर्स फोरम के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। हामिद खान साहब को जिम्मेदारी दी गई है नहीं, और हामिद खान साहब ये कर रहे हैं कि फ़िल्टर कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे जो कि फवाद चौधरी ने, फैसल जावेद ने इंसाफ लॉयर्स फोरम के अंदर रखवाए थे, एंटर करवाए थे, उन सब की छुट्टी कर रहे हैं हामिद खान साहब, और अपनी मर्ज़ी के बंदों को वो लेकर आ रहे हैं, जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी है। और मुझे जो है मैं आपको यह खबर भी दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अब देखेंगे कि इंसाफ लॉयर्स फोरम के अंदर से वो चेहरे गायब हो जाएंगे जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की बड़ी बढ़ चढ़ के तर्जुमानी और उनकी केसेस की जो है पैरवी कर रहे हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत की भी बात कर लूँ, नईम हैदर पंजूथा की बात कर रहा हूँ, ये है इंतज़ार हैदर पंजूथा हो गए, इंतज़ार पंजूथा हो गए। ये आपको इंसाफ लॉयर्स फोरम के अंदर नज़र नहीं आएंगे ये लोग। ये सिर्फ खान साहब के केसेस के हद तक रहेंगे, इंसाफ लॉयर्स फोरम के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे। हालांकि इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। खान साहब के केसेस इस वक्त लड़ी ये लोग रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं वो गायब हो गए। बाबर इवान साहब, जिनका मैंने कल जिक्र भी किया था कि खान साहब ने बाकायदा इस्तफसार किया शेर अफजल मरवत से मुलाकात के दौरान कि भाई साहब कहाँ गए बाबर इवान, उन्होंने बोले जाके TV पे मुझे डिफेंड करे, कहाँ गायब हो गए ये लोग, बड़े बड़े ओहदे लेके। अली जफ़र साहब नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल भी। तो इसलिए हामिद खान साहब से जब कोई उनकी शिकायत भी लगाई गई, जब खान साहब को, उन्होंने कहा यार या तो मुझे इंसाफ लॉयर्स फोरम दें, अगर बंदे आपने रखवाने तो फिर मुझे फारिग कर दें, फिर मैं नहीं चलाता ये। और वैसे भी अक्टूबर के एंड पे जाके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन भी होना है, और कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही है कि उसमें अपना बंदा उनकी अपनी बॉडी के अंदर, जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो उनका अपना बंदा है। तो क्योंकि ज़ाहिर पार्टी के बहुत सारे कानूनी और आइनी चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना है। तो ये सारी आज की हैपनिंग्स थी, अपडेट्स थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।